हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हम डॉल्मेन सिटी रीड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में देखेंगे कि उसके टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं, और मज़ीद इसके बारे में देखेंगे हमें इसको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, कि हमें प्राइस आने वाले कुछ एक दो महीनों में, 3 महीनों में, अगले साल में कहाँ तक जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। यहाँ पे मैंने डॉल्मेन सिटी रीड के बारे में एनालिसिस किया था प्रॉपर। यहाँ पे आप जाएंगे, मेरे यहाँ पे होम पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाके फंडामेंटल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट होगी, ये फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे व्यू प्लेलिस्ट में जाना है आपने। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये आपने ये वाली वीडियो देखनी है, माय फेवरेट स्टॉक इन पीएसएक्स फॉर 2024 टू 2050। ठीक है, बेस्ट स्टॉक इन पीएसएक्स बेस्ट स्टॉक, ये वाली आपने वीडियो देख लेनी है। इसके बारे में, इसमें मैंने डीसीआर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसका एनालिसिस किया है, और मैंने अपने की पॉइंट्स बताए थे कि मैं क्यों किस बेस पे इसको बेहतर कहता हूँ। ठीक है, वो सारा आप देख सकते हैं। तो डीसीआर की बात करें तो डीसीआर आज हमारे पास चल रहा है 16 रुपये और 63 पे। इसके अलावा हमारे पास ईयर टू डेट देखें तो ईयर टू डेट चेंज हमें पता है 20% का। इसने वैसे ही हमें कैपिटल गेन दिया है। डिविडेंड्स तो इंक्लूड ना करें आप, ठीक है, 2 डिविडेंड्स भी दे चुका है। तो कम से कम भी है हमें जो है ना, अगर हम यहाँ पे डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो 5% ये, 5% ये 2024 में, और ये आगे आप हिसाब लगा लें 20% ये, तो कितना ये हमें गेन दे चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि ये एक रीट कंपनी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ठीक है, हम रियल एस्टेट में करने, डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए हमें करोड़ों लाखों रुपए की जरूरत होती है, लेकिन डॉल्मेन सिटी रीट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सिर्फ 500 शेयर चाहिए, जो कि उसको अगर हम 16.163 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 8-9 हज़ार बनता है, कि जो हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो बोला 8-9 हज़ार से हम डीसीआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक रियल एस्टेट के बिजनेस में। ये तो चीज़ होगी, तो बेसिक बेसिस का फंडामेंटल एनालिसिस। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस आप वहाँ पे देख लें जो आगे, जो मैंने आपको वीडियो रिकमेंड किया, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। अब असल बात आती है कि हमें डीसीआर को होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, और बेचना भी चाहिए कि नहीं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें जो स्टॉक है ना, उसके हर स्टॉक के वर्क करने का तरीका अलग होता है। हमें हर स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, क्योंकि है जो स्टॉक्स होते हैं वो इस बेस पे ज़्यादा टेक्निकल्स पे बेस नहीं कर रहे होते हैं, वो मोस्टली मोस्टली आपकी इकोनॉमी पे बेस कर रहे होते हैं, और मतलब टेक्निकल्स पे भी बेस कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत कम स्टॉक जैसे कि WTL है, वो प्योर टेक्निकल्स वगैरह पे बेस कर रहे होते हैं, उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपकी ये वाली स्क्रिप्ट है तो ये था, ये भी थोड़ा बहुत आपके टेक्निकल्स पे बेस करती है, बट मोर और फंडामेंटल्स। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल्स आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज फंडामेंटल्स, लेकिन हमें ज़रूरी है, हमें टेक्निकल एनालिसिस भी करना चाहिए, हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय अ स्टॉक एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अगर हम यहाँ पे स्टॉक खरीद लेते हैं 17.19 पे, ठीक है, तो हमें अभी तक लॉस में होते हैं, क्योंकि हमें पता था कि भाई ये तो टॉप है, हमने यहाँ पे नहीं खरीदा। ये हमें किससे पता चलता है? हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। अगर डेली से हम, अगर मंथली चार्ट पे शिफ्ट हो, अगर हम इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी देखना चाहें तो हमें पता है ये अपने एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में कैसे है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पाथ बनाने की कोशिश करूँ तो ये तकरीबन तकरीबन हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि ये देखें, हायर हाइज हायर लोज, इस तरह की फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मेशन के मुताबिक ये एक हाई लगा, ये एक लो लगा, फिर एक हाई लगा, फिर एक लो लगा, फिर अब एक हाई लगा, तो अब वी आर एक्सपेक्टिंग अ लो। और ये मैं मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ। ठीक है, ये हमने हाई लगा यहाँ पे 17.12 का, और हम अब लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई। लेकिन अब लो एक्सपेक्ट कहाँ तक कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं कि नहीं, वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले चीज़ ये है कि हम यहाँ पर इंडिकेटर्स में आके आरएसआई पे शिफ्ट होते हैं, हम देखते हैं इसका स्ट्रेंथ क्या है। तो हाँ भाई, आरएसआई में हमें दिख रहा है कि स्ट्रेंथ इसका हमारे पास, अगर हम यहाँ पे अगर गौर से देखें तो अगर ये चीज़ देखें हम, तो ये प्राइस इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहीं पे कंपैरेटिवली अगर ये चीज़ देखें तो यहाँ पर हमारे पास आरएसआई नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अभी आपको बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। ठीक है, अगर हम मंथली से हम वीकली पे शिफ्ट हो, वीकली से हमें पता लगता है कि इसकी रेंजेस क्या होती हैं। अगर हम गौर से देखें, अगर मैं पाथ रिमूव
के पास भी मूव नहीं करता, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अगर हमने गौर से देखा कि ये जब इतना इसने पुल बैक लिया, ठीक है, तो ये अब नीचे आ रहा और यहाँ पे एक रेंज बाउंड कंडीशन में चला गया। ठीक है, अब रेंज बाउंड कंडीशन में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से एक इसने टॉप बनाया, मतलब हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया और एक रेंज बाउंड कंडीशन में चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने लो लगाया, फिर जब इसने हाई लगाया, फिर जब नीचे आया तो एक रेंज बाउंड कंडीशन में चला गया। ठीक है, जिसको कहते हैं हम कंसोलिडेशन। इसी एक कंसोलिडेशन में मतलब जहाँ पे लोग एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे खरीदा है, वो यहाँ पे अपने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं और साथ साथ मजीद लोग भी इसको खरीद रहे होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। अब यही यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी। अगर हम यहाँ पे डेली में शिफ्ट हो, हमें डेली में मजीद बेहतर पता लगेगा ये रेंज बाउंड कंडीशन क्या होती है। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये यहाँ से स्टॉक चला है, यहाँ पर ऊपर आया है, ये एक तकरीबन हाई टाइप लगाया है और ये एक कंसोलिडेशन स्टेट में चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डीसीआर हमारे पास कुछ इस तरह काम करता है। इसकी थोड़ी मुझे साइकोलॉजी पता लग गई है। अब हर स्टॉक के काम करने का तरीका अलग होता है, हर स्टॉक की साइकोलॉजी अलग होती है। नाउ व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग कि मैं डेली पे हूँ। अब डेली पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसने एक हाई लगाया है तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। तो मैं कुछ इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस इस रेक्टेंगल को हटाऊं और यहाँ पर मैं एक रेंज बाउंड लगा लूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू कि ये इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्क करूँ अगर मैं इसको, तो वो कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास एक रेंज बनती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखें, आप यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस, यहाँ पर ही इसको सपोर्ट बना के ऊपर गया। ठीक है, तो अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला बिहेवियर कुछ रिपीट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट, तो हम यही कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर बिहेवियर रिपीट हो सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हम अपने एनालिसिस के मुताबिक हम जो पिछले प्राइस, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो हम पिछली प्राइस के हिसाब से देखते हैं कि क्या हमें मजीद पिछले ट्रेंड के हिसाब से क्या हमें क्या मजीद हम इसमें देख सकते हैं। अगर ये एक चीज होगी, ठीक है, अब ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा वो मुझे कैसे पता लग रहा है। अब उसमें हमें हमें गौर से देखें। अब मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बीआरएस डाइवर्जेंस वगैरह के बारे में बताता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल टेक्निकल टर्म्स है, अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आरएसआई मेरा नीचे जा रहा है बट माई प्राइस इज मूविंग अपवर्ड। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है और हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ को कोप अप ना कर सके और ये प्राइस नीचे चले। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी। ठीक है, सिमिलरली उसी रेंज में हमने देखा कि ये यहाँ पे आरएसआई नीचे गिर रहा था, जिसका मतलब है ये अर्ली इंडिकेशन था कि ये प्राइस गिरने वाली है। देन वी सॉ कि यहाँ से प्राइस नीचे गिर गई कितने परसेंट, 12%। ठीक है, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है। अब हमने देख लिया कि आरएसआई और ये प्राइस पे भी डीसीआर अच्छा हमें एक तरह से टेक्निकल मूव दे सकता है। अगर हमने यहाँ पे देखा तो हमें वही हिस्ट्री रिपीट होनी दिख रही है, जिसका मतलब कि वी आर सीकिंग समथिंग लाइक दिस। हमें जहाँ पर ये हाई के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा और जहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में इसको जाना चाहिए, तो वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, उस पॉइंट्स के लिए हमें फिब रिट्रेसमेंट लगानी पड़ेगी। फिब रिट्रेसमेंट हमने अगर यहाँ से लगाए तो हमें ये एक रिट्रेसमेंट दिखता है जिसमें हम गोल्डन जोन मार्क करते हैं। तो वो ये गोल्डन जोन बनता है ये। ठीक है, अब इस गोल्डन जोन में हमें अगर हम गौर से देखें कि ये गोल्डन जोन को यहाँ से सपोर्ट बना के भी जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये एक अहम पॉइंट है, मतलब रेंज है। यहाँ पे अगर इसको मजीद एक्सटेंड करूँ तो ये गोल्डन जोन को सपोर्ट भी बनाता है। अगर यही चीज हम इसको कंसोलिडेशन के लिहाज से देखें तो ये कंसोलिडेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर मैं यही फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाऊं तो यहाँ से मेरा जो जोन बनता है वो मेरा ये वाला जोन बनता है, ये नीचे वाला। ठीक है, अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसको या तो इस रेंज में जाना चाहिए या तो इस रेंज में जाना चाहिए। तो जो कि रेंजेस बनती हैं मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जो कि 14.75 और 15
7.60 की रेंज बनती है। तो वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दीज रेंजेस। और अभी इसमें जहां तक मुझे लग रहा है, मजीद इसमें मुझे नहीं लग रहा कि, जहां तक टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, मुझे नहीं लग रहा कि इसका मजीद अब ऊपर जाने का मूड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जब इसने ऊपर गया तो इसने एक बेरिश कैंडल्स दिखाई इतनी ज़्यादा। ठीक है, ऊपर फिर लोगों ने लेके जाने की कोशिश की, बट दीज कैंडल्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ कि सेलर्स ज़्यादा डोमिनेंट थे, तो वो नीचे दोबारा ले गए उसको। तो अब मजीद हमें जो बाय करना है, तो हमें यहाँ पर बाय करना है। अब लोग कुछ कहेंगे कि हम बेचना चाहिए कि नहीं, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि हमें इसको बेचना चाहिए, बिकॉज हम जो है वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, हमें इसको खरीदना चाहिए, चाहे हमें डंप्स मिले, हमें इसको मजीद एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बात हम कर रहे थे। मैंने कहा कि आपको भी बता दूं, क्योंकि मैं भी इसके बारे में एनालिसिस कर रहा था अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो आई एम बाइंग हेयर, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग बाई करना चाहते हैं इस प्राइस पे कि नहीं। मैं 14.75 से 14.60 की रेंज में इसको बाई करूंगा। कि अभी मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा, अभी जो मेरे पास इसके स्टॉक्स पड़े हैं वो भी होल्ड करके रखूंगा फॉर डिविडेंड। अब हम देखें तो इन्होंने डिविडेंड भी 5% का दिया था। ठीक है, तो अगर तो ये एनालिसिस आपको पसंद आया, थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। मेरा एम ये है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। शेयर मस्ट, सब्सक्राइब, लाइक।